सत श्री अकाल दोस्तों, माय नेम इज गुरतेज सिंह। टुडे अवर टॉपिक इज 7 क्वालिटी टूल। इसको 7 क्यूसी टूल भी बोला जाता है और यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फॉर प्रोडक्शन इंजीनियर, इंडस्ट्रियल इंजीनियर एंड क्वालिटी इंजीनियर्स। जो 7 टूल्स हैं ये एनालिसिस पार्ट के लिए यूज होते हैं और दे आर वेरी हेल्पफुल टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड वेरी हेल्पफुल टू रिड्यूस द स्क्रैप एंड डिफेक्ट्स from the manufacturing process. But we can use these tools on any industry like automobile industry, manufacturing industry, and in transportation industry, or you can use IT industry. In any sector you can use these tools. Even people are using these tools to improve their work efficiency, right? So let's begin with these tools. These are the 7 QC tools. The first one is check sheet, second one is fishbone diagram, third one is histogram, Pareto chart, control chart, scatter diagram and stratification, right? चलो अब इनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज Pareto चार्ट। Pareto चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है और बहुत ही लंबा सब्जेक्ट है। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो भी बना सकते हैं, लेकिन अभी इसको समझते हैं कि ये Pareto चार्ट एक्चुअल में है क्या, किसने इन्वेंट किया। ये जो शख्स इसके आप सामने फोटो देख रहे हैं, इनका नाम है विल्फ्रेडो पेरेटो। ये इनकी फोटो है और इन्होंने ही Pareto चार्ट को इन्वेंट किया था। ये स्पेशली इटली के रहने वाले थे और 15 अगस्त 1848 को इनका जन्म हुआ था और 19 अगस्त 1923 को ये इस दुनिया छोड़ के चल बसे। ये इकोनॉमिस्ट थे, सिविल इंजीनियर थे, सोशलिस्ट थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर। He made several important contributions to economics, particularly in the study of income distribution and the analysis of individual choice. He was also responsible for the popularization the use of term elite in social analysis. इन्होंने जो Pareto चार्ट बनाया ये एक्चुअली 80-20 रूल पे वर्कआउट करता है। ये एक इकोनॉमिस्ट थे, तो इन्होंने इटली में अपने टाइम में जब 1850-60 के आसपास इन्होंने एनालिसिस किया और इन्होंने फाइंड आउट किया कि पूरी इटली कंट्री की जो इकोनॉमी है 80% इकोनॉमी है जो 20% लोगों के पास है। जो इकोनॉमिकल वेल्थ लोगों में थी वो 20% पीपल्स के पास 80% वेल्थ इकोनॉमी थी, पैसा था, और 20% पैसा बचे हुए 80% लोगों के पास था, जो कि इटली को इकोनॉमिकली अनबैलेंस करता था। बहुत कम लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा लोगों के पास बहुत कम पैसा, जैसा कि आजकल मोस्टली कंट्रीज में ये प्रॉब्लम अभी भी है। तो इन्होंने उसके ऊपर वर्कआउट किया, उसके ऊपर रूल्स बनाए और गवर्नमेंट को समय की सरकार को बताया कि देखो ऐसा है, इसको ये इम्बैलेंस है, इसको बैलेंस करना चाहिए। इसके कारण देश में कहीं ना कहीं प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती। आज भी सरकारें इस पे काम करती हैं और प्राइवेट इंडस्ट्री ने इसको पिक किया अपनी स्क्रैप और रिजेक्शन को कम करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। और इन सेल्स सेक्टर, इन मार्केटिंग सेक्टर कंपनीज ने इसको यूज किया कि देखो हमारे 80% जो ऑर्डर हैं हमारे 20% कस्टमर से ही आते हैं, राइट? तो हमें उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर मैं बात करूं रिडक्शन की, स्क्रैप रिडक्शन अगर प्रोडक्शन और क्वालिटी पर्सन के लिए ऐसे यूजफुल होता है कि हमारी जो 80% प्रॉब्लम्स आती हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर वो 20% रूट कॉजेज के कारण आती हैं। उसके पीछे जो रीज़न है वो 20% ही रीज़न होता है, राइट? ऐसे ही हमारे घर परिवार में हर जगह पे ये रूल अप्लाई होता है। जितना भी हमारा जो रिजल्ट आता है 80% रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं 20% रीजंस के कारण होता है। तो इसके ऊपर उन्होंने काम किया था। हम नेक्स्ट स्लाइड में हम इनका Pareto चार्ट समझते हैं वो कैसे काम करता है। Pareto चार्ट में दोनों चार्ट हम यूज करते हैं, बार चार्ट भी यूज करते हैं, जैसे ये बार चार्ट को बार चार्ट यूज करते हैं, और लाइन डायग्राम भी यूज करते हैं। Pareto चार्ट स्पेशली यहाँ पे देखो क्या बता रहा है कि अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, ये 1 से लेके 10 प्रोडक्ट हैं। हम मानते चलते हैं कि सेल्स का डाटा है कि इनके 2 प्रोडक्ट की जो सेल है वो 80% सेल के इक्वल है। 80% सेल के इक्वल है। देखो यहाँ पे 90% के चला गया है, तो कि फर्स्ट वन जो प्रोडक्ट है उसकी सेल है, यहाँ पे आएगा ये, उसकी सेल है
300 पार्ट से ऊपर प्रोडक्ट नंबर 9 है जो वो भी नियर अबाउट 300 पार्ट्स के इक्वल है। उसके बाद जब इनका कंट्रीब्यूशन करते हैं, ये है 40% सेल्स ओनली प्रोडक्ट 10th प्रोडक्ट की है, 10th नंबर प्रोडक्ट की है, और बची हुई 30-40% जो है इसमें कंट्रीब्यूशन आता है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो 90% को टच करता है, वो पार्ट नंबर 2 की है। उसके बाद जितने भी पार्ट इस कंपनी के हैं उनका कंट्रीब्यूशन बचे हुए 10% में ही रैप अप हो जाता है। देखो नियर अबाउट 90% जो सेल है वो इन दोनों प्रोडक्ट्स की ही है। अगर हम इसको डिफेक्ट्स में देखें कि जितना भी किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में स्क्रैप जनरेट हुआ है वो सिर्फ 2 कारणों से हुआ है। ये इसको रीजन मान सकते हैं हम, ये रीजंस हैं, ये स्क्रैप रेट है, ये स्क्रैप इन केजीज आ गया प्रोडक्ट वाइज, और ये टोटल इनकी परसेंटेज निकली है वो। ये 2 रीजंस हैं जो जिसके कारण ज़्यादा स्क्रैप जनरेट होता है। इसी कारण हम इसको जो कंप्लेंट्स, कस्टमर कंप्लेंट्स आई हैं उसको भी इसी में आइडेंटिफाई करते हैं कि पेरेटो में हमारे 2 कस्टमर से आई हैं 80% कंप्लेंट्स, या 20 ऐसा बोल सकते हैं कि 20% कस्टमर या नियर अबाउट 20% कस्टमर से हमारी 80% कंप्लेंट्स आती हैं, और बचे हुए बाकी की कंप्लेंट नहीं आती। तो ये 80-20 रूल हमारे हर एक सेक्टर में यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सेल्स सेक्टर में, मार्केटिंग में, IT इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंडस्ट्री में, और जितनी भी हमारा काम है उनमें पेरेटो चार्ट को इस्तेमाल होता है। और वे बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमें आइडेंटिफाई करने के लिए, हमें वर्कआउट कहाँ करना है। अब सपोज करो हमारा 20% इंडस्ट्री में हम फोकस करे भाग रहे हैं, वो कितनी सेल दे पाएंगे? उनका हाई कंट्रीब्यूशन हमारी टोटल सेल में 20% है, तो हम कितना भाग लेंगे उनके पीछे? और यहाँ पे हमारा जो कंट्रीब्यूशन, जो 80% कंट्रीब्यूशन दे रहा है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे पा रहे। तो हमें चाहिए कि हम जो हमारा मेन फोकस्ड एरिया है, जहाँ से हमें ज़्यादा वैल्यू में बिजनेस मिल रहा है, जहाँ से हमारी ज़्यादा प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, जहाँ से हमारा ज़्यादा हमें बेनिफिट होता है, तो हमें वहीं वर्कआउट करना चाहिए। ये हमें वो एरिया आइडेंटिफाई करके देता है, निकाल के देता है। तो पेरेटो चार्ट ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही यूजफुल टूल है, और not only industry, we can use this tool at our home also, at our daily day-to-day life also. We can find out our 20% expenditure due to 80% expenditure due to 20% reasons. आप घर में अपना जो आपका एक्सपेंडिचर का चार्ट है उसको बनाइए, उसको लिखिए, देख सकते हो आप कि आपका जो 80% लॉस हो रहा है वो 20% रीजन के कारण होता है। ऐसे ही बच्चों का देख सकते हैं कि जो जितना वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, 80% टाइम वो अपने 20% थिंग्स में वेस्ट कर देते हैं, 20% एक्टिविटी में वेस्ट कर देते हैं। इसको चार्ट को हम अपनी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में यूज कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, प्रोडक्शन इंडस्ट्री तो इसको यूज करती हैं, वो तो इससे खूब बेनिफिट उठाती हैं और अपनी स्क्रैप को कम करती हैं। लेकिन हम इस चार्ट्स को पर्सनल लाइफ में भी, पर्सनल लेवल पे यूज कर सकते हैं और इनसे बेनिफिट उठा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज check sheet. Check sheet very useful chart in our day-to-day life and in our industry. When I talk about this chart, it is used for this is used for machine check sheet. As a machine check sheet in machine, हम देख सकते हैं कि हमारे जो डिफेक्ट्स हैं, जो मशीन्स के पैरामीटर है, हमें चलने से पहले चेक करने चाहिए, मशीन को चलाने से पहले चेक करना चाहिए कि हमें क्या क्या देखना है, उसको मंथ वाइज हम लिख सकते हैं। इस चार्ट में देखो क्या है, इस चार्ट में नंबर ऑफ अकरेंस, डिफेक्ट्स कितने आ रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं, किस किस डेट में आए हैं, इन्होंने इसको डिफेक्ट्स के फॉर्म में दिखाया गया है। यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा शिफ्ट में, डेट क्या थी, एक्शन क्या था, कितनी बार कंप्लेंट, कौन सी कंप्लेंट किस डेट में कितनी बार आई है, ताकि हम डाटा कलेक्शन कर सकें। ये डाटा एक्चुअली ये डाटा कलेक्शन टूल है, और यहाँ से हम किस डिफेक्ट का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो निकाल सकते हैं। जैसे इसमें डैमेज वाइल पैकेजिंग 6 डिफेक्ट्स मिले हैं, और रॉन्ग ऑर्डर 6 डिफेक्ट्स मिले हैं, हम कैप लूजनेस के सिर्फ 3 डिफेक्ट मिले हैं, तो इस पर हमने कम सबसे बाद में काम करना है, राइट। टोटल ओवरऑल हमारी डिफेक्ट्स कितने मिले हैं, ये तो हो गया डिफेक्ट्स के फॉर्म में। चेकशीट को हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। मशीन चेकशीट, मशीन को चलाने से पहले देखते हैं कि मशीन का भी एयर प्रेशर सही है, कोई नॉइज़ तो नहीं है, कोई डैमेज तो पार्ट नहीं है, 5S मशीन का ठीक है, सभी पार्ट्स को वहाँ पे चेक कर लेते हैं और उस पर टिक लगा देते हैं। हमें कहीं डाउट हो कि ये कोई पार्ट मिसिंग है, मशीन में कोई वाइब्रेशन है, वहाँ से कट कर सकते हैं। एक्चुअली ये है कि हम भूलें ना हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, चेक शीट,
ठीक, ये डाटा कलेक्शन के लिए यूज होती है, रिमाइंड के लिए भी यूज होती है। सपोज हम घर से निकले हैं तो अपने व्हीकल से जाना है, तो व्हीकल की हमारे अगर चेकशीट होगी, हम देखेंगे हाँ जी गाड़ी में ऑयल पूरा है, ठीक है पूरा है, जा सकते हैं। हाँ, टायर में हवा है, ठीक है जी आ सकते हैं। हाँ जी, और कोई प्रॉब्लम, कोई आवाज़ है, हाँ जी आवाज़ कर रही है गाड़ी, इसको बंद काटा कर सकते हैं, जाके टाइम से मैकेनिक्स को दिखाएंगे ताकि कोई बड़ी प्रॉब्लम जनरेट ना हो। ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी इसका यूज़ है। घर में कहीं घर से जाने से पहले हम कहीं घर से बाहर जा रहे हैं, कोई शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, एक शीट बना सकते हैं, हाँ जी घर में मेरा ये सामान है, ओके ठीक है, किचन का ये सामान है, ठीक है, ये इसकी ज़रूरत है, नहीं ये तो नहीं है हमारे पास, इसको परचेज करना है। तो चेक शीट हमारे लाइफ के हर सेक्टर में यूज़ होती है, हम लोग इसको करते भी हैं, लेकिन प्रोफेशनली यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि लाइफ में इतना बिजी हैं और प्रोफेशनली चीज़ों को हम लोग यूज़ नहीं कर पाते। थर्ड वन इज फिशबोन डायग्राम, इट्स आल्सो नेम इज कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। ये हम प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए देखने के लिए कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, और इसमें हम एक्चुअली इसमें हम प्रॉब्लम को ज़्यादा ब्रेकआउट कर देते हैं, तोड़ देते हैं टुकड़ों में कि इसका रीज़न क्या है। मैंने यहाँ पे जो डायग्राम लिया है, जो एग्जांपल लिया है, वो क्रिकेट का लिया है। पहले हम इसको क्रिकेट के एग्जांपल से समझते हैं, फिर हम इसको प्रॉब्लम के एग्जांपल से समझेंगे। देखो किसी भी मान लो जो रन स्कोर हुए हैं या कोई बैट्समैन आउट हुआ है, कुछ भी हुआ है रीजन, उसका कुछ भी रीजन हो यहाँ आप डाल सकते हो, उसके क्या क्या रीजन बनते हैं। हमेशा जो भी आपका कोई प्रॉफिट, कोई लॉस, कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हुई है, उनके रीजन सिर्फ ये 6 रीजन ही होंगे: मेजरमेंट, मटेरियल, मैन, मशीन, मेथड और इन्वायरमेंट। ठीक, मेजरमेंट में क्या है कि जो नापने वाला है, मान लो एग्जांपल करो कि हमारा बल्लेबाज कोई आउट हो गया, तो उसको आउट करने में मेजरमेंट में दिक्कत तो नहीं आई, अंपायर से डिसीजन तो नहीं लिया गया, वो कैसे नाप रहा है कि वो एलपीडब्ल्यू आउट हुआ, कैसे हुआ, वो एलपीडब्ल्यू था भी ना, उसके मेजरमेंट में गलती हो सकती है। रन आउट हो गया और पिच में आ गया, तो लेकिन उसको लगा कि नहीं ये तो पिच में नहीं आया अभी, तो मेजरमेंट में गलती होगी। कैच करते टाइम बॉल नीचे लग गई, या तब भी उसको मेजरमेंट में दिक्कत हुई है। जो मेजर कर रहा है जो बंदा, जो हमारा इक्विपमेंट, क्या उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है मेजरमेंट, मेथड में, मेजरमेंट में। सेकंड नंबर मटेरियल, मान लो मटेरियल उसका क्या है, पिच कंडीशन कैसी है, उसके कारण वो स्कोर नहीं कर पाया या आउट हो गया, या जो कुछ भी उसका रीजन बना है। और आउटफील्ड कंडीशन, उसकी आउटफील्ड कंडीशन कैसी थी, मतलब जो मटेरियल है मौके पे, जो रॉ मटेरियल है, कुछ भी मटेरियल है, उसकी क्या कंडीशन थी, उसके कारण तो हमारा ये लॉस नहीं हुआ। थर्ड वन, मैन की गलती तो नहीं, कोई प्लेयर हमारा फिटनेस ठीक नहीं थी, उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिली, उसकी प्रैक्टिस पूरी नहीं थी, तो कोई मैन की गलती तो नहीं थी जिसके कारण वो हमारा रीजन या जो प्रॉब्लम जनरेट हुई है। मैन की गलती को देख सकते हैं, मैन के सारे इम्पैक्ट एस्पेक्ट, मटेरियल के देख सकते हैं, मेजरमेंट की देख सकते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट कैसा था उस टाइम पे, बरसात का मौसम था, नमी थी, बहुत गर्मी थी, उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी थी उस टाइम की। मेथड कैसे थे, जो उसका बैटिंग स्टाइल था, वो किस तरह से बैटिंग कर रहा था, बॉलिंग स्टाइल कैसा था, बैटिंग पोजीशन क्या थी, जो मेथड यूज कर रहा है वो प्लेयर हमारा, उसका मेथड क्या था, वो आगे बढ़ के खेल रहा है, वो शॉट कैसे खेल रहा है, जिसके कारण वो आउट हो गया, या उसने सिक्स लगा दिया, कुछ भी रीजन हो सकता है। उसके ज्यादा रन हो सकते हैं, उसके कम रन हो सकते हैं, वो जल्दी आउट हो सकता है, मैच हार गए हो सकते हैं। उसका रीजन, जो मेथड उसने यूज किया, क्या वो मेथड सही था। जो बॉलिंग मान लो बॉलिंग की बात करते हैं, क्या स्पिन बॉलिंग यूज कर रहे थे हम, क्या फास्ट बॉलिंग यूज कर रहे थे, तो यहाँ से मेथड की प्रॉब्लम आएगी। लास्ट वन इज मशीन, जो उसके पास मशीन थी, जो उसके पास इक्विपमेंट थे, क्या वो सही थे, उसका बैट कैसा था, उसकी बॉल कैसी थी, राइट, उसके जो भी उसके पास उसकी पैड कैसी थी, जो भी उसके थे वो मशीन, जो उसके पास इक्विपमेंट थे, उसकी कंडीशन कैसी थी, क्या वो उस समय के लिए अनुकूल थे। यही ऐसे ही हम, अगर हमारी कोई प्रॉब्लम आई है, कोई ब्रेकडाउन आई है, कोई कंप्लेंट आई है, उसमें भी हम ऐसे देखेंगे जो मटेरियल, जो मेजरमेंट है, जिससे कोई पीस हमने बनाना था 25 mm का, वो बन रहा है 24 mm का, क्या जो मेथड मेजरमेंट है ऑपरेटर नाप रहा है, क्या वो सही नाप रहा है, उसका मेजरमेंट का मेथड सही है, उसको पाइटेप यूज करनी आती है नहीं आती, उसको वर्नियर यूज करना आता नहीं आता, उसका मेथड ही सही है, तो वो कहाँ से सी पीस बनाएगा, राइट। मटेरियल, जो मटेरियल वो यूज कर रहा है, क्या वो रॉ मटेरियल सही है, उसका मटेरियल अनुकूल नहीं है, वो उसकी जो मेटल यूज कर रहा है उसकी ग्रेड सही नहीं है, उसकी हार्डनेस सही नहीं है। कोई रबर यूज कर रहा है, और रबर का रियो टेस्ट प्रॉपर नहीं होगा। जो भी वो मटेरियल यूज कर रहा है, वो मटेरियल उस कंडीशन में चलने लायक है या नहीं है, उसकी वायर का टेंसाइल टेस्ट नहीं हुआ, वायर ब्रेकेज आ रही है, कुछ भी रीजन हो सकता है। थर्ड वन इज मैन जो काम कर रहा है, क्या वो फिट है, मैन में प्रॉब्लम है, उसको ट्रेनिंग है,
पर्सन को ट्रेनिंग है उस काम की और वो फ्रेशर तो नहीं है, उस मैन की क्या कंडीशन है, पर्सन की गलती है। घर से उधर परेशान होकर तो नहीं आया, उसको आते किसी ने डांट तो नहीं दिया, वो कुछ जानबूझ के खुंदक तो नहीं निकाल रहा प्रोडक्ट के साथ कि हाँ जी मेरा तो ओवर टाइम नहीं लगने दिया, मैं तो ये चीज कर दूंगा, मैं तो सब गैराज खराब करके जाऊंगा। उसकी पर्सनल मैन की क्या प्रॉब्लम है, कंडीशन कैसी थी जिस कंडीशन में वो काम कर रहा है, राइट। एक रीजन ये भी है, बहुत गर्मी का मौसम है और उसको हमने भट्टी के पास लगा दिया, वो तो 1 मिनट करेगा तो भाग के जाएगा, फटाफट काम कंप्लीट करने की सोचेगा, तो आधा काम तो वैसे खराब कर देगा। मेथड क्या है उसका, कैसे किस मेथड से वो काम कर रहा है, मशीन है उसके पास क्या है, टूल्स कौन कौन से उसके पास है, पाई टेप है, गेज है, क्या है। तो वो सभी कंडीशन ये मैन्युफैक्चरिंग में भी आया। हमने इसको क्रिकेट का एग्जाम्पल भी लिया है, पर्सनल लाइफ का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट वन, कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट एक ट्रेंड होता है बेसिकली, और ये अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच में मूव करता है। तो यहाँ से कोई वैल्यूज हमारी मान सकते हैं, किसी चीज़ का डाया नाप रहे हैं हम लोग, डाया में पीस का अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमें मिली है, तो जो भी डाया प्रोडक्ट का बन रहा है हम उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखते जा रहे हैं। आज इतना डाया आया, 1 घंटे बाद ये रीडिंग आई, 2 घंटे बाद ये रीडिंग आई, या कल की ये रीडिंग आई, परसों की रीडिंग ये आई। हम देखते हैं कि डेली ये रीडिंग बढ़ रही है, चलो ठीक है कंट्रोल में है अभी। यहाँ पे आके डिस्टर्ब होने जा रही है, देखो यहाँ पे रीडिंग आई उसके बाद अपर लिमिट से बाहर निकल गई, तो ये कहने की अनस्टेबल पॉइंट है। एक इन्होंने अनस्टेबल ट्रेंड यहाँ दिखाया, अभी लिमिट के अंदर है लेकिन लगातार जितनी रीडिंग आ रही है वो डाउन तो जा रही है, तो ये इंडिकेट दे रहा है भाई अब ये लिमिट से बाहर जाएगा, अब ये लोअर लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, पहले ही संभालो प्रोसेस को अपने। ये कहीं ना कहीं हमें पहले ही इंटीमेशन दे देता है, प्रॉब्लम आने से पहले ही बता देता है कि प्रॉब्लम आने वाली है, संभाल लो संभाल लो। यहाँ से एकदम से देखो, यहाँ भी इसने इंटीमेशन दिया, नीचे से एकदम से रीडिंग ऊपर गई, और अब तक की सभी रीडिंग से ये रीडिंग ऊपर थी, हल्की से ऊपर जानी थी तो ये अपर लिमिट को क्रॉस करना था, डिफेक्ट जनरेट होना था, और वैसा ही हुआ। और इसके बाद एकदम से नीचे आई, यहाँ पे अनस्टेबल ट्रेंड बना, लगातार जो जितनी रीडिंग्स आ रही है वो नीचे आ रही है। ऐसा ही सेम रीडिंग स्टॉक मार्केट में आते हैं, जितना आपका स्टॉक लगातार डाउन जाता है तो हम जितना भी इसको इससे बाहर निकलो, ये बर्बाद करेगा, ये लॉस में पहुंचाएगा। तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही है, एक अपर ट्रेंड होता है, लोअर ट्रेंड होता है और स्टेबल ट्रेंड होता है। इसमें हमने स्टेबल ट्रेंड को स्टडी किया, अपर लिमिट लोअर लिमिट को के बीच में हमारी रीडिंग रहनी चाहिए, राइट। कंट्रोल चार्ट। नेक्स्ट वन इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम एक तरह का बार चार्ट ही है, बस बार चार्ट से थोड़ा डिफरेंस ये है कि बार चार्ट में बीच में गैप होता है, इसमें कोई गैप नहीं होता। इसमें हम किसी भी रीडिंग को नंबर ऑफ रेंज और नंबर ऑफ टाइम के साथ कितने उसकी वैल्यू है ऐसे आप करें, जैसे एज ऑफ लॉटरी विनर, कि किस एज की नंबर ऑफ विनर कितने हैं और उनके एज ग्रुप क्या है। जैसे 0 से 19 में हमारा कोई भी विनर नहीं है, लॉटरी किसी को नहीं मिली। 20 से 29 के बीच में 2 लोग जीते हैं, 2 लोग विनर्स हैं। 30 से 39 साल में कितने विनर हैं, 5 लोग विनर हैं। और 50 से 59 के बीच में 8 लोग विनर हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, विद रिस्पेक्ट ऑफ एज, विद रिस्पेक्ट ऑफ कैटेगरी हमें वैल्यू दिखाता है कि हमारे कितनी वैल्यू चल रही है। अगर हम इसको मैन्युफैक्चरिंग में देखें, हम स्क्रैप को ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आज की डेट में स्क्रैप कितना है, 2% है, कल की डेट में हाँ जी 5% हो गया, बढ़ता जा रहा है। हम मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं कि स्क्रैप बढ़ता जा रहा है, कंसर्न पर्सन से मीटिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैनेजमेंट में ऐसा होता है। अगर हम पर्सनल लाइफ में देखें तो अपने वेट को हम देख सकते हैं कि भाई मेरा वेट बढ़ रहा है, पिछले साल वेट इतना था इन दिनों, इस साल वेट इतना हो गया, इसको मॉनिटर कर सकते हैं अपने वेट को। किसी भी चीज में हम हिस्टोग्राम को यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम में हम जो रीडिंग नोट करते हैं, जो वेरिएबल डालते हैं, उनको डॉट फॉर्म में डालते हैं। जैसे डॉट में इसने दिखाया उसकी कितनी रीडिंग आई विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, उसका क्या ट्रेंड बना। जैसे अगर नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो पॉजिटिव ट्रेंड इसको बोलते हैं कि पहले वैल्यू कम थी अब वैल्यू बढ़ती जा रही है। एग्जांपल, पहले प्रोडक्शन कम होती थी अब प्रोडक्शन हमारी बढ़ती जा रही है, ये हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन नेगेटिव की तरफ जा रहा है। स्क्रैप में नेगेटिव कोरिलेशन हमारे लिए अच्छा होता है, पहले 2% स्क्रैप था, फिर 1.5 हो गया, 1 हो गया, आधा हो गया। स्क्रैप में हमारा नेगेटिव कोरिलेशन हमेशा अच्छा रहेगा। और प्रोडक्शन की अगर बात करें, एफिशिएंसी की बात करें, पॉजिटिव कोरिलेशन अच्छा माना जाता है। और ये नो कोरिलेशन, कभी कुछ वैल्यू देती है कभी कुछ वैल्यू देती है, वैल्यू अपनी मर्जी के मालिक है, जो वैल्यू को जो दिल करेगा वो आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया नो कोरिलेशन। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन में हम क्या करते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन इज द मेथड ऑफ डिवाइडिंग डेटा इनटू सब कैटेगरी एंड क्लासिफाइंग डेटा बेस्ड ऑन ग्रुप, डिवीजन, क्लास
or level. The help in driving meaningful information to understand an existing problem, right? इसमें हम किसी न किसी चीज को कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, अपर मैनेजमेंट को या स्पेशल क्लास पर चीज को हमने येलो कलर से डिफाइन कर दिया, ब्लू कलर से हमने कोई मिडिल मैनेजमेंट को या मिडिल किसी चीज को या मिडिल कैटेगरी को डिफाइन कर दिया, एंड लोअर मैनेजमेंट को हमने रेड कलर से डोनेट कर दिया। कलर कोई भी दे सकते हैं। ऐसा ही यहाँ पे हुआ है। करंट डेंसिटी और वोल्टेज का जो डेटा है उसको हमने अलग अलग कलर वाइज दे दिया। जैसे रेड कलर किसको डोनेट किया, 20 साइकिल को, 2000 साइकिल को येलो कलर दे दिया, ब्लू कलर दे दिया 600 साइकिल को। तो हम उसमें जो डायग्राम शो करेंगे वो कलर वाइज डोनेट करेगा, कलर वाइज डिफाइन करेगा अपने आप को कि मैं किस कैटेगरी से हूँ, और ताकि जब रीडिंग को हम देखें हमें कंफ्यूजन ना हो, हमें प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो दोस्तों ये हमारे 7 QC टूल आज यहाँ कंप्लीट हुए। इनका यूज़ हम कभी समझेंगे, क्योंकि एक वीडियो में सभी टूल्स के यूज़ को बताना संभव नहीं है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा लंबा टॉपिक है, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली इंटरव्यू में काफ़ी काम आता है, इंटरव्यू में इसके क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। और प्रोडक्शन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर और प्रोसेसिंग इंजीनियर, इनके लिए काफ़ी ये यूज़फुल है, और वो अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, एनालिसिस पार्ट अच्छा कर सकते हैं, और उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो सकती है अगर वो इन टूल को डे टू डे लाइफ में यूज़ करें, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ कर सकें, वो पर्सनली ग्रोथ कर सकते हैं। इन टूल्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट हो, आप मेरे को मेरे फेसबुक चैनल पे मैसेज कर सकते हैं और मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको इसका रिप्लाई दे सकूँ। अगर आप कोई टॉपिक चाहते हो जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक आपकी कमेंट के हिसाब से लेके आऊँ। ओके, धन्यवाद, सत श्री अकाल जी।